इस वीडियो में हम क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर की एनसीईआरटी मैप से क्विक रिवीजन करेंगे। सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। ये जो शुरू में एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में जो परिचय दिया हुआ है वो है पुष्प सौंदर्य विषयक आभूषणात्मक सामाजिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु है। ये सदैव प्रेम अनुराग प्रसन्नता विवाद शोक आदि जैसी महत्वपूर्ण मानवीय भावना को व्यक्त करने के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेक हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण पुष्पीय आदक विभेदित और विकसित होते हैं, जिससे पुष्पक्रम की रचना होती है, जो पुष्पीय कलिकाएं तथा बाद में पुष्प धारण करते हैं। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। पुंकेसर लघुबीजाणुधानी तथा परागकण। उमंग में पुंकेसरों का एक चक्कर होता है जो नर प्रजनन अंग प्रदर्शित करता है। एक प्रारूपी पुंकेसर में दो भाग होते हैं, पहला पुतंतु, दूसरा परागकोश। तंतु, ये लंबा पतला डंठल है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा रहता है। विभिन्न प्रजातियों में पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या तथा लंबाई भिन्न होती है। परागकोश सीमांत सामान्य द्विपालित संरचना परागकोश कहलाती है। प्रत्येक पाली दो कोष्ठ वाला अर्थात द्विकोष्ठी होता है। प्राय एक अनुलंब खाच प्रवारक को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। परागकोश एक चतुष्पक्षीय या चतुष्कोणीय संरचना होती है, जिसमें कोनों पर 4 लघुबीजाणुधानी समाहित होती है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। लघुबीजाणुधानी आगे विकसित होती है तथा परागपुटी बन जाती है। ये अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होती है और परागकणों से ठसाठस भरी होती है। लघुबीजाणुधानी की संरचना। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघुबीजाणुधानी लगभग गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। 4 परागकोशीय भित्ति परतें। ये लघुबीजाणुधानी का अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है। इसमें पहली लेयर है बाह्य त्वचा, दूसरी है अंतस्थीशियम और तीसरी है मध्य परतें, चौथी है टेपिटम और ये अंदर है बीजाणुजन ऊतक। जो बाहरी 3 लेयर हैं वो सुरक्षा का कार्य करती हैं तथा पराग अवमुक्त करने के लिए परागकोश के स्फुटन में सहायता करती हैं। टेपिटम सबसे भीतरी भित्ति परत जो विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव्य तथा एक से अधिक केंद्रक होते हैं। बीजाणुजन ऊतक घनी सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाएं प्रत्येक लघुबीजाणुधानी के केंद्र में समाहित रहती हैं। लघुबीजाणुजनन। लघुबीजाणुजनन पीएमसी परागमात्र कोशिका से लघुबीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया है। जैसे ही परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं पीएमसी अर्धसूत्री विभाजन से गुजरकर लघुबीजाणु चतुष्ट बनाती हैं। बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग या लघुबीजाणु मात्र कोशिका है। जैसे ही लघुबीजाणु बनते हैं, ये 4 कोशिकाओं के समूह लघुबीजाणु चतुष्ट में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं निर्जलित होता है, लघुबीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा परागकणों में विकसित हो जाते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त परागकणों का आकार, आकृति, रंग तथा रूपरेखा में विविध बनावट पाई जाती है। इनमें सुस्पष्ट 2 परतों वाली भित्ति बाह्यचोल तथा अंतचोल होती है। बाह्यचोल
बाह्य दृढ़ परत स्पोरोपोलिन से निर्मित होती है। इसमें ऐसे जनन छिद्र होते हैं जहाँ स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। अंत्यचोल आंतरिक भित्ति परत पतली सतत सेलुलोज तथा पेक्टिन से निर्मित होती है। कायिक कोशिका बड़ी, इसमें प्रचुर भोजन संचय तथा एक बड़ा अनियमित आकृति वाला केंद्रक होता है। जनन कोशिका छोटी, कायिक कोशिका की कोशिका द्रव में तैरती रहती है। तरकु आकृति वाला सघन कोशिका द्रव तथा एक केंद्रक। स्पोरोपोलिन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप सुदृढ़ अम्लों तथा क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। ऐसा कोई एंजाइम ज्ञात नहीं है जो इसे निम्नीकृत कर सके। इसके कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित रहते हैं। परागकण सामान्यतः गोलीय होते हैं जिनका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। साठ % से अधिक आवृतबीजियों में परागकण 2 कोश की अवस्था में जड़ते हैं। शेष प्रजातियों में परागकणों के जड़ने 3 कोश की अवस्था से पूर्व जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नरयुग्मक उत्पन्न करती है। कई प्रजातियों के परागकणों के कारण गंभीर एलर्जी, चिरकालिक श्वसन विकार, अस्थमा, श्वसन शोथ आदि होते हैं। जैसे पार्थेनियम गाजर घास भारत में गेहूं के साथ संदूषक रूप में आकर सर्वव्यापी हो गया तथा पराग एलर्जी उत्पन्न करता है। परागकणों में पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। पराग गोलियां तथा सिरप खिलाड़ियों तथा धावकों अशोक की कार्य दक्षता में वृद्धि करने वाली मानी जाती हैं। पराग की जीवन क्षमता उच्च रूप से विविध होती है। विद्यमान तापमान तथा आर्द्रता पर कुछ हद तक निर्भर होती है। धान तथा गेहूं जैसे कुछ अनाजों में परागकण मुक्त होने के 30 मिनट के अंदर जीवन क्षमता खो देते हैं। रोजेसी, लेगुमिनेसी तथा सोलेनेसी के कुछ सदस्यों में जीवन क्षमता कुछ महीनों तक हो सकती है। फसल जनन कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में प्रजातियों के पराग को पराग बैंक में द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में वर्षों तक संग्रहित करना संभव है। स्त्रीकेसर, गुरु बीजाणुधानी, बीजांड तथा भ्रूणकोश। जायांग मादा प्रजनन भाग को प्रदर्शित करता है। जायांग में एकल स्त्रीकेसर एकांडपी या एक से अधिक स्त्रीकेसर बहुआंडपी हो सकता है। यह स्वतंत्र युक्तांडपी जैसे माइसीलिया या युग्मित युक्तांडपी जैसे पेपेवर हो सकता है। प्रत्येक स्त्रीकेसर में 3 भाग होते हैं। पहला है वर्तिकाग्र, परागकणों के लिए अवतरण मंच होता है। दूसरा है वर्तिका, वर्तिकाग्र से नीचे का दीर्घीकृत पतला भाग है। अंडाशय स्त्री केसर का आधारी उभरा हुआ भाग जिसमें अंडाशय गुहा कोष्ठक होती है। अंडाशय गुहा के अंदर बीजांडसन स्थित होता है। बीजांडसन से बीजांड नामक गुरु बीजाणुधानी उत्पन्न होती है। अंडाशय में एक बीजांड जैसे गेहूं, धान, आम। अंडाशय में कई बीजांड जैसे पपीता, तरबूज, ऑर्किड। 10% शर्करा विलयन के साथ पराग को कांच के स्लाइड पर झाड़कर पराग के अंकुरण का अध्ययन किया जा सकता है। ये चित्र वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन। गुरु बीजाणुधानी बीजांड, ये है एक प्रारूपी प्रति बीजांड। इसमें नाभिका वह क्षेत्र जहाँ बीजांड की काया बीजांड व्रंत के साथ संलयित होती है। बीजांड व्रंत, बीजांड का व्रंत, बीजांड द्वार, छिद्र जहाँ अध्यावरण अनुपस्थित, बीजांड द्वारीय ध्रुव, बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण। बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण संरक्षक आवरण बनाते हैं। बीजांडकाय कोशिकाओं का पुंज भ्रूणकोश बीजांडकाय में अवस्थिति निभाग या कैलाजा बीजांड के आधारी भाग को प्रदर्शित करता है। यह निभागीय ध्रुव। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु की मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया है। बीजांड
बीजांडकाय के बीजांडद्वारी क्षेत्र में सामान्यतः एकल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका एमएमसी में विभेदित करते हैं। एमएमसी अर्धसूत्री विभाजन 4 गुरु बीजाणु 2n से n। मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश। अधिकतर पुष्पीय पादपों में एक गुरु बीजाणु कार्यशील रहता है तथा 3 विघटित हो जाते हैं। कार्यशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश का विकास करता है। कार्यशील गुरु बीजाणु का केंद्रक मुक्त केंद्रक समसूत्री विभाजन से गुजरकर 2 केंद्रक बनाता है जो विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। 2 और क्रमिक समसूत्री विभाजनों के परिणामस्वरूप 8 केंद्रक की अवस्था आती है, जिसके बाद कोशिका भित्तियां प्रारूपी 7 कोशिकीय 8 केंद्रक की मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश बनाती है। भ्रूणकोश में बीजांड द्वार सिरे पर 3 कोशिकीय अंडोपकरण, 1 अंडकोशिका तथा 2 तंतुरूप उपकरण वाली सहायक कोशिकाएं जिनमें पराग नलिका को दिशा निर्देश मिलता है। निभागीय कैलाजल सिरे पर 3 प्रतिवासक कोशिकाएं तथा 2 ध्रुवीय केंद्रक वाली एक बड़ी केंद्रीय कोशिका उपस्थित होती है। एकल गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के निर्माण को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। ये डायग्राम परिपक्व भ्रूणकोश का, ये निभागीय सिरा है जिसमें ऊपर प्रतिवासक कोशिकाएं, ये ध्रुवीय केंद्रक है, केंद्रीय कोशिका है, ये अंडा है, सहायक कोशिकाएं और तंतुरूपी उपकरण बीजांडद्वारी सिरा है ये वाला। परागण। पराग कोश से झड़कर पराग का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। परागण को 3 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। संयुग्मन। परागण एक ही पुष्प के अंदर संपन्न होता है, अर्थात पराग का पराग कोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। इसमें पराग के मुक्त होने तथा वर्तिकाग्र की ग्राह्यता में समकालिकता की आवश्यकता होती है। अनुन्मूलीय परागकण पुष्प जो कभी भी अनावृत नहीं होते, सदैव संयुग्मी होते हैं, जैसे वायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस तथा कोमेलिना। ये परागणकारियों की अनुपस्थिति में अनुपस्थित रूप से बीज पैदा करते हैं। ये प्रजातियां परपरागण के लिए उन्मूलन परागणी पुष्प, अनावृत परागकोश तथा वर्तिकाग्र युक्त भी उत्पन्न करते हैं। सजात पुष्पी परागण। परागकणों का परागकोश से उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। यह क्रियात्मक रूप से परपरागण है, जिसमें परागण कारक सम्मिलित होते हैं। आनुवंशिक रूप से यह स्वयुग्मन के समान होता है, क्योंकि परागण उसी पादप से आते हैं। परनिषेचन। परागकणों का परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। यह मात्र केवल एक प्रकार का परागण है जो आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकणों को वर्तिकाग्र पर लाता है। परागण के कारक, अजीवीय कारक और जीवीय कारक। जीवीय कारक वायु तथा जल दोनों प्रकार के परागकणों में पराग का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना एक संयोजनात्मक घटना है। अतः पुष्प परागण के लिए उपलब्ध बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में पराग उत्पन्न करते हैं। ये परागकणों की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए होता है। अजीवीय कारक में वायु परागण इनमें हल्के चिपचिपाहट रहित पराग की आवश्यकता होती है ताकि वे हवा के झोंकों के साथ संचारित हो सके। वायु में उड़ते पराग को आबद्ध करने के लिए अच्छी तरह से अनावृत पुंकेसर तथा वृहद प्राय पिच्छ वर्तिकाग्र प्रत्येक अंडाशय में एकल बीजांड और एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प होते हैं। भुट्टे में पराग को आबद्ध करने के लिए फूंदने होते हैं। घासों में सर्वथा सामान्य होता है वायु परागण। अजीवीय परागकणों में वायु द्वारा परागण अधिक सामान्य है। जल परागण। जल द्वारा परागण अति दुर्लभ है, जो एक बीजपत्री पादपों जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, समुद्री घास
के 30 वंशों तक सीमित होता है। जलकुंभी तथा वाटर लिली जैसे अधिकतर जलीय पादपों में पुष्प जल से बाहर निकल आते हैं तथा कीटों तथा वायु द्वारा परागित होते हैं। वेलिस्नेरिया में परागकण जल की सतह पर अधि जल परागिता होता है। समुद्री घासों में यह जल के नीचे अधो जल परागिता होता है। अधिकांश जल परागित प्रजातियों में परागकणों को एक श्लेष्म आवरण द्वारा गीलेपन से संरक्षित रखा जाता है। जीवीय कारक। अधिकतर पुष्पीय पादप कई जंतुओं जैसे कि मधुमक्खियों, तितलियों, मक्खियों, भृंग, ततैया, चींटियों, शलभ पक्षियों, सनबर्ड्स तथा हमिंगबर्ड्स और चमगादड़ों का उपयोग परागण कारकों के रूप में करते हैं। जंतुओं में कीट, विशेषकर मधुमक्खियां, प्रभावी परागण कारक हैं। कुछ उच्चतम स्तनपायी लीमर, वृक्षवासी, शाकाचारी, कृंतक या सरीसृप, गीगो छिपकली तथा उपवन छिपकली भी कुछ प्रजातियों में परागणकर्ता के रूप में होते हैं। कीट परागण वाले पुष्प बड़े, रंगीन, सुगंधित, प्रचुर मकरंद वाले होते हैं। छोटे पुष्प पुष्पक्रम में समूहबद्ध होकर अधिक उभर आते हैं। जंतु पुष्पों के रंग तथा सुगंध के प्रति आकर्षित होते हैं। मधुमक्खियों तथा भृंगों द्वारा परागित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित कर इन जंतुओं को आकर्षित करते हैं। मकरंद तथा परागकण सहज पुष्पी पारितोषिक है। कुछ प्रजातियों में पुष्पी पारितोषिक अंडे देने की सुरक्षित जगह प्रदान करने के रूप में होता है, जैसे एमोर्फोफेलस जो शलभ तथा युक्का पादप की एक प्रजाति है। एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकते। बहिजनन युक्तियाँ। पुष्पी पादपों ने स्वयं परागण को हतोत्साहित करने तथा परागण को प्रोत्साहित करने के लिए कई युक्तियाँ विकसित कर ली हैं। उदाहरण के लिए पराग अवमुक्ति तथा वर्तिकाग्र ग्राह्यता समकालिक नहीं होती। परागकोश तथा वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं ताकि पराग एक पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में न आ सके। स्वयं असामंजस्य एक वंशानुगत प्रक्रम है जो स्त्री केसर में पराग अंकुरण या पराग नलिका की वृद्धि के अवरोध द्वारा पराग को बीजांड का निषेचन करने से रोकता है। एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन अरंडी तथा मक्का उभयलिंगाश्रम में स्वपरागण रोक लिया जाता है, परंतु सजात पुष्पी परागण नहीं रोका जाता है। पपीता एकलिंगाश्रम में स्वपरागण तथा सजात पुष्पी परागण दोनों रोक लिए जाते हैं। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। स्त्रीकेसर द्वारा पराग को पहचानने की क्षमता इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो परागकणों एवं स्त्रीकेसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। इस संवाद की मध्यस्थता स्त्रीकेसर तथा पराग के रासायनिक संगठनों के संकर्षण द्वारा होती है। सुसंयोग परागकण के अनुपालन में पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है। परागकण की सामग्री पराग नलिका में चली जाती है। दो अचल नर युग्मकों को लेकर बढ़ती हुई पराग नलिका अंडाशय तक पहुंचती है एवं बीजांड द्वार से होकर बीजांड में प्रवेश करती है और उसके बाद तंतुरूपी उपकरण के माध्यम से किसी भी सहायक कोशिका में प्रवेश करती है, जिससे पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देश प्राप्त होता है। वर्तिकाग्र पर निक्षेपित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश करने की सभी घटनाएं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के नाम से संदर्भित की जाती हैं। कृत्रिम संकरण। ऐसे संकरण में परागण के लिए वांछित पराग का उपयोग किया जाता है तथा वर्तिकाग्र को विपुंसन तथा बोरा वस्त्रावरण द्वारा अवांछित पराग के संदूषण से बचाया जाता है। यदि मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो विपुंसन के बाद बोरा वस्त्रण तथा परिपक्व पराग
छिड़कने के बाद पुनः पुनरावर्तन कर फल विकसित किया जाता है। यदि मादा जनक एक लिंगी हो तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण से प्राप्त ज्ञान पादप जननकर्ताओं की वांछित संकरण के अनुरूप परागण में भी सहायता कर सकता है। निरंतर स्वपरागण के परिणामस्वरूप अंतःजनन अवनमन होता है। दोहरा निषेचन। पराग नलिका सहायक कोशिका के कोशिका द्रव में 2 नर युग्मक मुक्त करती है। इनमें से एक नर युग्मक अंड के साथ संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज युग्मक संलयन बनाता है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के ध्रुवीय केंद्रक की ओर बढ़ता है तथा इनसे संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक PEN उत्पन्न करता है। यह त्रिशल्यन कहलाता है। युग्मक संलयन तथा त्रिशल्यन को दोहरा निषेचन कहते हैं, जो पुष्पीय पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। त्रिशल्यन के बाद केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका PEC बन जाती है तथा भ्रूणकोश में विकसित हो जाती है। निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का विकास भ्रूण के विकास से पूर्व होता है। त्रिगुणित भ्रूणपोष की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती हैं तथा विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग की जाती हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष केंद्रक रूप PEN स्वतंत्र केंद्रक उत्पन्न करने के लिए अनुक्रमिक केंद्रक विभाजन से गुजरता होता है, जैसे नारियल पानी तथा इसके आसपास की श्वेतगिरी गुदा कोशिकीय भ्रूणपोष है। भ्रूण भ्रूणकोश के बीजांड द्वार सिरे पर विकसित होता है, जहाँ युग्मनज अवस्थित होता है। अधिकतर युग्मनज कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष के विकसित होने के बाद ही विभाजित होते हैं। यह अनुकूलन विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्रदान करता है। भ्रूण के विकास भ्रूणवर्धन की प्रारंभिक अवस्थाएं एकबीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में समान होती हैं। द्विबीजपत्री में युग्मनज बनता है। पराग भ्रूण गोलाकार, सिद्धाकार और परिपक्व भ्रूण। एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में भ्रूणीय अक्ष तथा 2 बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रोपरिक प्रांकुर या स्तंभ के शीर्ष पर समाप्त होता है। बीजपत्राधार मूलांकुर या मूलात सिरे में इसके निचले सिरे पर समाप्त होता है, जो मूलगोप से ढका होता है। एक बीजपत्री के भ्रूणों में केवल एक बीजपत्र होता है। घास के कुल में यह प्रशल्क स्कूटेलम कहलाता है, जो कि भ्रूणीय अक्ष के पार्श्विक किनारों की ओर होता है। मूलांकुर या मूलगोप प्रांकुर चोल नामक अविभेदित आच्छाद से घिरा रहता है। बीजपत्रोपरिक में प्ररोहे शीर्ष तथा पर्णीय प्रांकुर संरचना में घिरे कुछ पर्णादक होते हैं। बीज। आवृतबीजी में बीज निषेचित बीजांड लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है, जो फलों के अंदर निर्मित होता है। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीजावरण, बीजपत्र तथा एक भ्रूण अक्ष समाहित होता है। परिपक्व बीज एल्बुमिन रहित हो सकते हैं, जिनमें अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता। यह भ्रूण के विकास जैसे मटर मूंगफली के दौरान पूर्ण रूप से उपयुक्त हो जाता है। एल्बुमिनी बीजों में भ्रूणकोश का एक भाग रह जाता है, जैसे गेहूं, मक्का, जौ, अरंडी, नारियल। काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांडकाय के अवशेष भी स्थायी होते हैं, जो परिभ्रूणपोष कहलाते हैं। अंडाशय की भित्ति बाह्य फल भित्ति में विकसित होती है। वास्तविक फल अंडाशय से विकसित होते हैं। सेब, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, काजू आदि में फल बनाने में पुष्पासन का भी योगदान होता है। ऐसे फल आवासीय फल कहलाते हैं। अनिषेक जनित फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं, जैसे केला। बीज कृषि का आधार है। ल्यूपिनस ऑर्किडस बीज अनुमानित 10,000 वर्ष की
रिकॉर्ड प्रसूति के बाद अंकुरण एवं पुष्पित हुआ था। फाइनिक्स डैक्टाइलिफेरा खजूर बीज 2000 वर्षों तक जीवन क्षम रहा था। असंजनन एवं बहुभ्रूणता। एस्ट्रेसी तथा घासों की कुछ प्रजातियों में बिना निषेचन के ही बीजों को उत्पन्न करने की एक विशेष क्रियाविधि उत्पन्न कर ली है जो असंजनन कहलाती है। यह अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। कुछ प्रजातियों में अपचयन विभाजन के बिना ही द्विगुणित अंडकोशिका बिना निषेचन के भ्रूण में विकसित होती है। सिट्रस तथा आम में बीजांडकाई कोशिकाएं भ्रूणकोश में प्रोद्भिद होती हैं तथा भ्रूणों में विकसित हो जाती हैं। अतः प्रत्येक बीजांड में कई भ्रूण अर्थात बहुभ्रूणता होती है। संकर बीजों को प्रत्येक वर्ष उत्पादित करना पड़ता है क्योंकि संतति पादप प्रतिकृत हो जाएंगे और संकर संबंधी अभिलक्षणों को यथावत नहीं तैयार किए जाएं तो संकर संतति में अभिलक्षणों का पृथक्करण नहीं होगा। इसलिए असंजनन की आनुवंशिकी को समझने तथा असंजननकारी जीनों को संकर किस्मों में स्थानांतरित करने के लिए तीव्र अनुसंधान चल रहा है। इस चैप्टर को एनसीईआरटी मैप से हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।